हाँ जी बे क्लास। तो आज हम शुरुआत करते हैं रिवीजन ऑफ हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ये हम पहले भी चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसके अंदर हमें कुछ प्रोसेसेस देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ डू वी कम टू नो कि कोई भी प्लांट और एनिमल जो है वो लिविंग है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के, जैसे वो मूव करती हैं, ठीक है, वो सेंसिटिव होती हैं सराउंडिंग्स के, उनको फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वो रेस्पायर करेंगी, गैसेस एक्सचेंज करेंगी, एक्सक्रीट करेंगी, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगी, रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑन अर्थ। वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं जो लाइफ प्रोसेसेस को इंक्लूड, लाइफ प्रोसेस का पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो है न्यूट्रिशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए फूड की बहुत जरूरत है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है। साथ साथ में उनको रेस्पायर भी करना होता है, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, इंपॉर्टेंट गैसेस को बेटा ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, वेस्ट को एक्सक्रीट करना होता है बाहर, अपने सारे मस्कुलर और नर्वस एक्शंस को कंट्रोल करना होता है और एक ही जगह से कोऑर्डिनेट करना है। बॉडी की ग्रोथ भी बहुत जरूरी है और रिप्रोडक्शन भी उसका एक पार्ट बन जाता है। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आता है, मूवमेंट। हालांकि हमने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस तो है, पर कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग के लिए रिप्रोडक्शन इट इज नॉट नेसेसरी। ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं होता। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। वो सब्सटेंसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग से मिलते हैं, जो उसके लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं, ठीक है ना, बाय बायोसिंथेसिस रिएक्शंस वो अपनी बॉडी में उसको यूज करता है, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का इनटेक होता है एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन से होते हैं हमारे पास, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। यहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जाम्पल की बात करें, ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो ये हो गए हमारे ग्रीन प्लांट्स और ये हो गए हमारे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारे पास होता है वो होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स, क्योंकि इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फूड खुद तो नहीं बना सकते, पर वो डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। और वो अदर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई। एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई। तो ये होते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन यूज करने वाले, जिनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। तो हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। इसके अंदर ऑटो का मतलब होता है खुद, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं। कैसे, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये रही वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वो एटमॉस्फेयर से या सॉइल से या रूट से क्या लेते हैं, वाटर। तो ये वाटर आ गया। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास लीफ में जाता है, जिस लीफ के अंदर एक स्पेशल मटेरियल होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट की प्रेजेंस में इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज एंड वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर।
अब ये वाटर हम यहाँ से कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या दे देता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. So this is autotropic nutrition by the process of photosynthesis, जिनके अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी. कंडीशन क्या होती है, क्लोरोफिल और सनलाइट. तो इनमें से कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए. अगर होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा. क्लोरोफिल के अंदर एक मटेरियल होता है क्लोरोप्लास्ट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोसेस के लिए. क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जिनके बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है. इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा, जो एक एक्वस फ्लूइड होता है. साथ में क्या होता है, ग्रैनम, जो क्या होते हैं, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स. इस एक को हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स. और ऐसे थाइलाकॉइड्स जब हमारे पास मल्टीपल में आ जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रैनम. और ये सारे ग्रैनम जो होते हैं एक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लैमेला. हालांकि हमारे लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा और ग्रैना यही दो चीजें पढ़ने वाली हैं, बाकी की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है. अगर हम किसी लीफ का क्रॉस सेक्शन देखें तो उस लीफ के अंदर ऊपर और नीचे एक वैक्सी लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं वैक्सी क्यूटिकल, ताकि चीजें जो है लीफ के ऊपर और नीचे डिपॉजिट ना हो और आराम से हट जाए. अपर वैक्सी क्यूटिकल के नीचे एक लेयर होती है जिस टिश्यू की, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस. नीचे वो क्या हो जाता है, लोअर एपिडर्मिस. बीच में इनके होते हैं मीजोफिलिक सेल्स, जिनको हम बेटा क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स. जो अलग अलग सेल्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस के अलग अलग पार्ट्स को कैरी करते हैं. आई रिपीट, फोटोसिंथेटिक सेल्स अलग अलग होते हैं जो मिलकर सारे डिफरेंट डिफरेंट फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के पार्ट्स को कैरी करते हैं. बीच में आते हैं एयर स्पेसेस, जिसके अंदर एक्सेस गैस का इनटेक या एग्जिट हो सकता है. और लीफ के ऊपर और नीचे क्या होते हैं, स्टोमा, जिनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, बिकॉज दे आर बॉन्डेड बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, जिनको बेटा हम कहते हैं गार्ड सेल्स. तो जब गार्ड सेल्स में पानी भरता है, स्टोमेटा ओपन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो दो स्टेप्स के अंदर होती है. एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसको रोशनी, सनलाइट चाहिए होती है, और डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वो ग्रैनम के अंदर टेक प्लेस करती है, जिसके अंदर सनलाइट, सन की एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है. फोटो मतलब लाइट और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग. तो लाइट की प्रेजेंस में पानी का ब्रेकिंग होता है. तो जब पानी ब्रेक करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो H पॉजिटिव आयन और ये ऑक्सीजन गैस देता है, जो एयर में रिलीज हो जाती है. साथ में क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स. तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो कहां आ गई, बाहर आ गई एटमॉस्फेयर के अंदर. तो यहां पर लाइट एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी के अंदर. ठीक है, वो केमिकल एनर्जी केमिकल्स की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाती है एज एटीपी और NADPH. बाद में सारा दिन, द इंटायर डे, ये प्रोसेस चलता रहता है. पानी जो होता है वो ब्रेक होता रहता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती रहती है. बाद में जब डार्क हो जाता है, तब ये रिएक्शन स्ट्रोमा में प्लेस होती है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. और यहां पर केमिकल एनर्जी रिड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ग्लूकोज बाय केल्विन साइकिल.
तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है केल्विन साइकिल, पर इट इज अ साइकिल जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, ठीक है, जिसको हम बाद में शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्लूकोज प्लांट्स जो होते हैं अपनी बॉडी में किस फॉर्म के अंदर स्टोर कर लेते हैं? स्टार्च, जो बाद में प्लांट्स की लीव्स में जाके क्या हो जाता है? स्टोर। तो जितना ग्लूकोज चाहिए वो कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी जो है वो क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं एज स्टार्च इन द लीव्स। तो CO2 गैस हमारे पास कहां, CO2 गैस लीफ के पास कहां से आती है? स्टोमेटा की ओपनिंग से। तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा लीफ के ऊपर और नीचे पोर्स होते हैं जो गार्ड सेल से बाउंडेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर के जो दो पार्ट्स आ रहे हैं बीन शेप, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इन गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भरता है तो स्टोमेटल पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कैसे इनका वर्किंग होता है। तो ओपनिंग कैसे होती है? स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटल पोर्स, जिनके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, बाउंडेड बाय गार्ड सेल्स, जिनमें जब पानी भरता है तो वो स्वेल करके ओपन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शेप क्या हो जाती है बेटा? कर्व। तो वो ओपन हो जाते हैं। अब गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, CO2 अंदर आ जाती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर चली जाती है डे टाइम के अंदर। क्लोजिंग कैसे होती है? इन्हीं गार्ड सेल से जब पानी बाहर जाता है, ठीक है, तो गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो वाटर का इन एंड आउट जो है वो ऑस्मोसिस की मदद से होता है। इट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस कि वाटर जो है अंदर और बाहर गार्ड सेल्स में ट्रैवल करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास गार्ड सेल्स है। अब इनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल जो है वो गार्ड सेल से बाहर जा रहे हैं, तो ये श्रिंक होके क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर यही पानी के मॉलिक्यूल्स थोड़ी देर के बाद गार्ड सेल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अंदर जाते हैं, तो गार्ड सेल जो है वो क्या कर जाता है? स्वेल, और वो क्या कर जाता है? ओपन कर जाता है। तो दिस इज हाउ गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ऐसे गैसेस अंदर और कहां चली जाती हैं? बाहर चली जाती हैं। तो थ्रू आउट द डे टाइम ये सब चीजें जो है वो चलती रहती हैं। नेक्स्ट हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है वो आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमारे पास फर्दर तीन कैटेगरीज है: सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड प्लांट या एनिमल से या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड्स हो गए, ठीक है। अगर ब्रेड पुरानी हो जाए तो उसमें मोल्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। मशरूम्स हो गई, वो भी डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेती हैं। यीस्ट सेल्स हो गए, ये भी डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पे पाए जाते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये फीड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बट विदाउट किलिंग देम, जैसे कस्क्यूटा। तो आप देख सकते हैं आपके गार्डन में भी हो सकता है, ये वेरी इजीली अवेलेबल, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम। ये मॉस्किटो होता है जो ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। और राउंड वर्म्स, तो आप देख सकते हैं कैसे बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर वर्म्स जो है वो आ जाते हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना सॉलिड फूड जो होते हैं पार्टिकल्स इनटेक करते हैं, जैसे अमीबा। तो ये हो गया अमीबा, उसके सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? फॉल्स आर्म्स, जिनको हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। और वो फूड इनटेक कर लेते हैं। फिश, ये भी फूड पार्टिकल्स को सॉलो कर लेती है, सॉलिड फूड पार्टिकल्स को।
देन इंसान वो भी ऐसा ही करते हैं। न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, तो उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर्स होते हैं। हर्बीवोर जो होते हैं वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, एग्जाम्पल काउ। ठीक है, कार्निवोर जो है वो अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, एग्जाम्पल लायन। और ओमनिवोर जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कंज्यूम कर सकते हैं, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर, तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के पार्टिकल्स को कंज्यूम करता है। जब वो देखता है कि छोटा सा फूड पार्टिकल उसके आसपास है, डिटेक्ट करता है, तो वो फॉल्स आर्म्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, जिनकी मदद से वो फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये चीजें जो है वो राइज कर रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया, सूडोपोडिया, और उसने फूड को इनगल्फ कर लिया। ये फूड जब इनगल्फ होता है तो एक फूड वैक्यूल बन जाता है, जहां पे फूड पार्टिकल्स जो हैं वो टेम्परेरी स्टमक की फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। तो पूरे फूड पार्टिकल्स को कंज्यूम करना इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। और फूड इस टेम्परेरी स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के लिए बाय एंजाइम्स। तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेता है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डाइजेस्टेड फूड फिर बॉडी में यूज होता है फॉर रेस्पिरेशन और ग्रोथ। और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या वेस्ट होता है वो फिर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करके सराउंडिंग में क्या कर देती है, स्कैटर कर देती है, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। आई होप बेटा समझ में आ रहा है बच्चों को। Yes, sir. न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर, हम सिंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन है वो एक स्पेशल प्रोसेस से चलता है, जिसको हम कंज्यूम होता है, ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दो पार्ट्स का बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल जिसके साथ बड़े सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। तो फर्स्ट माउथ, माउथ के बाद फायरिंग्स जहां से फूड एंटर करता है, जाता है इसोफेगस के अंदर, देन गोज टू स्टमक एंड देन टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, देन एनस, वहां से बाहर आ जाता है। इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, लिवर है हमारा एक ग्लैंड, और एक है पैनक्रियास। तो ये सब मिलकर हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से फॉलो होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि कौन सी चीज कैसे अटैच्ड है। तो ये हो गया हमारा माउथ, देन ये एसोफेगस, देन ये हो गया स्टमक, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देन हमारे पास ग्रीन कलर में लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये हो गया एनस, ये हो गया टंग, ये हो गया गॉल ब्लैडर, जो क्या स्टोर करता है, बाइल। बाइल जो है वो इधर वो ट्रांसफर होता है थ्रू बाइल डक्ट, ठीक है। देन ये हो गया लिवर, ये हो गया पैनक्रियस, एंड देन अपेंडिक्स। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। इस प्रोसेस के अंदर फूड हमारी बॉडी में इनटेक होता है। देन होता है डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर सिंपल फूड मतलब ग्लूकोज जो है फर्दर ब्रेक डाउन होके, स्प्लिट होके ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। देन एसिमिलेशन,
इसके अंदर बॉडी सेल्स जो होते हैं वो एसेंशियल फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं और वेस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। फाइनली क्या आ जाता है, इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो दिस इज द 5 स्टेप्स जिसके अंदर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जो है वो इन से लेके आउट तक जाता है। तो माउथ के 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो टीथ क्या करते हैं, वो फिजिकल डाइजेशन करते हैं, बड़े बड़े फूड के साइजेस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। टंग जो होता है वो फूड के ब्रेक डाउन को सलाइवा के साथ मिक्स करता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर। ये शुगर देन ट्रांसफर करती है फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट इज अ वन वे मूवमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा माउथ है, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड हो गए। ठीक है, टंग हेल्प करती है मिक्स करती है सलाइवा को फूड पार्टिकल्स के साथ। स्टमक, ये एक जे शेप ट्यूब होती है जो हमारे बॉडी के लेफ्ट एब्डोमेन के साइड में होती है, जहां पे फूड चर्न होता है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। इसकी वॉल्स में ट्यूबुलर ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, जो क्या क्या होता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का काम होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल करने के लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन के लिए हेल्प करता है, और म्यूकस जो होता है, ये जो HCl रिलीज हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक की वॉल्स को क्या कर देता है, कवर कर देता है। अदरवाइज HCl जो है हमारी स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर सकता है। तो स्पिंस्टर मसल्स की मदद से मूवमेंट फूड पार्टिकल्स का होता है, जो कार्डियक मसल्स या पायरोलिक मूवमेंट में काम आते हैं। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, इंटेस्टाइन 2 टाइप की होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पे मेन डाइजेशन होता है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, तकरीबन 6.5 मीटर्स लंबा होता है, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ 2 चीजें अटैच्ड होती हैं, एक होता है लिवर ग्लैंड और एक होता है पैनक्रियास। लिवर का काम होता है बाइल को प्रोड्यूस करना, जो एक ग्रीनिश येलोइश लिक्विड होता है, विस्कस, और वो गॉल ब्लैडर में जाके क्या हो जाता है, स्टोर। तो बाइल एक एल्कलाइन मीडियम होता है जो फैट्स को एमल्सिफाई, ब्रेक डाउन करने में काम आता है, और जो पीछे से जो एसिडिक मीडियम आ रहा है HCl की वजह से, उसको भी ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। पैनक्रियस जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में काम आता है, और लिपेज जो है वो फैट्स को एमल्सिफाई या ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म्स के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस, जो डाइजेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। एब्जॉर्प्शन, जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास होता है, और इंटेस्टाइनल वॉल्स जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं एंड ट्रांसफर कर देती है थ्रू टू ब्लड। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या कहते हैं, विलाय। वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, तो इनकी एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है
डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने की इंक्रीज हो जाती है। बात करते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है वो फिर हमारे बॉडी सेल्स में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और बॉडी सेल्स इस फूड को यूज करती है फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। डाइजेस्टेड फूड जो यूज नहीं होता वो लिवर में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है एज ग्लाइकोजन। तो प्लांट्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं एज स्टार्च, पर एनिमल्स, हम लोग जो लेफ्ट ओवर डाइजेस्टेड फूड होता है उसको किस फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं, एज ग्लाइकोजन। एब्जॉर्प्शन, इजेशन। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, प्लस जितना भी वेस्ट होता है ब्लड स्ट्रीम से वो ट्रांसफर होके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर वॉल्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, साथ में वाटर भी मिक्स होता है, और वाटर के साथ मिक्स होके ये रेक्टम में जाके क्या हो जाता है, स्टोर, और बाद में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और डिफेक्चेशन वो एनस से बाहर चला जाता है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द एनल स्फिंक्टर मसल्स। तो मसल्स में जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है इट इज इजिली रिमूव्ड। डेंटल कैरीज, तो ये कैविटीज का फॉर्मेशन होता है हमारे टीथ के अंदर ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर। हमारी माउथ के अंदर बैक्टीरिया शुगर को ब्रेक डाउन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड। तो वो शुगर को एसिड में बदल देता है। जो कैल्शियम जो टूथ इनेमल का मेन पार्ट है उसको क्या कर सकती है, डिसॉल्व, जिसकी वजह से टूथ में क्या आनी शुरू हो जाती है, कैविटीज। तो जो मीठा हमारे दांतों पे लग जाता है या रह जाता है, या ग्लूकोज भी तो शुगर ही होता है, तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस शुगर को, ग्लूकोज को एसिड में बदल देते हैं। हमारे टीथ जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट्स के बने होते हैं जो एक बेसिक मटेरियल है, तो एसिड उसको न्यूट्रलाइज करता है, डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से टूथ में कैविटीज आनी शुरू हो जाती है। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज जो है वो रिड्यूस कर देता है डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द टूथ एंड द पल्प कैविटी, जिसकी वजह से नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो हैं, ठीक है ना, वहां तक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो हमको क्या होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन नर्व्स एंडिंग के अंदर। तो अगर एसिड वहां पे रीच करेगा तो हमको दांतों में दर्द, पेन होना शुरू हो जाता है। तो teeth are covered with a sticky yellowish layer of food and bacteria, जिसको हम कहते हैं डेंटल प्लाक। सलाइवा जो होता है इनकी वजह से दांतों तक रीच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो ये एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, और इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि वो दांतों को रेगुलरली क्या करना, ब्रश करना, दिन में 2 बार, सुबह एंड रात के टाइम। तो ये हमारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। आप के सामने ये लिस्ट आ गई क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चंस है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बात कर लीजिए। तो आगे बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। तो ये अगला लाइफ प्रोसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है फूड का, ताकि एनर्जी रिलीज हो। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 होती हैं, एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एरोबिक इन एब्सेंस ऑफ एयर।
या इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनाएरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है, जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ब्रेक करता है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइ मतलब ग्लूकोज एंड लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं, इसलिए उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, जो बाद में जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू क्रेब्स साइकिल ब्रेक डाउन करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी एज एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या आता है? वाटर। इनफैक्ट 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है साइटोप्लाज्म में टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल की मदद से वो 6 CO2 प्लस 6 H2 और 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। और इसको मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, जिसकी वजह से पहले तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन करता है टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट 3 कार्बन ईच, जो बाद में इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट सेल्स क्या दे देगा? 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के, जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, प्लस CO2 एंड सिर्फ 2 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो मसल्स के अंदर होता है, जो विगरस एक्सरसाइज करने के बाद होता है। उसमें भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहले तो पायरुवेट में ब्रेक डाउन करता है और बाद में वो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके 2 मॉलिक्यूल आते हैं और साथ में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल किसके? एटीपी के। मतलब दोनों केसेस में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। और जब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में बदलता है तो हम उसको कहते हैं नस पे नस चढ़ गई, पर एक्चुअली में वो क्या होता है? मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, जिससे बहुत दर्द होनी शुरू हो जाती है। सर ये एटीपी मॉलिक्यूल जो बार बार आ रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, जो सेल्स की एनर्जी करेंसी कहलाए जाते हैं। एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में बाय मेकिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स। किससे? फ्रॉम एडीपी। अब एडीपी इसका मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एनर्जी गेन करता है और एक और फॉस्फेट ग्रुप को अपने साथ जोड़कर क्या बना लेता है? एटीपी। मतलब एटीपी के अंदर ये वाली एनर्जी फालतू है। तो कल को जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमें एडीपी और साथ में क्या देता है? एनर्जी, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल। So what is the difference between aerobic and anaerobic respiration? Aerobic respiration takes place in presence of oxygen, absence of oxygen. इसके अंदर कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, इसके अंदर पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? CO2 और पानी। इसके अंदर क्या हो सकते हैं? इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड अलोंग विद CO2 एंड एनर्जी। इस केस में ज्यादा रिलीज होती है और इस केस में एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होती है। प्लांट्स रेस्पिरेशन, तो प्लांट्स जो है वो भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये जो होता है कहां से होता है? रूट, स्टेम्स या फिर किनसे? लीव्स से।
तो रेस्पिरेशन रूट्स में कैसे होता है? तो ऑक्सीजन सॉइल से डिफ्यूज करती है इनटू प्लांट के रूट हेयर से, ठीक है। तो वो फर्दर डिफ्यूज करके कहां तक आती है? रूट पे, और डिफ्यूजन से ही CO2 रूट में चली जाती है, मतलब CO2 इज गोइंग टू रूट्स, ठीक है। और बाद में वो कहां चली जाती है? सॉइल में। तो ऑक्सीजन अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। स्टेम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? हर्ब्स जो होती हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करती हैं थ्रू स्टोमेटा, है ना, गार्ड सेल्स वगैरह जो हमने पढ़ा था। ट्रीज भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं क्योंकि उनके सरफेस पे छोटी छोटी ओपनिंग होती है पोर्स की, जिनको हम क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। तो आपने अक्सर अपने गार्डन में देखे होंगे ऐसे ट्रीज जिनके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। रेस्पिरेशन लीव्स में कैसे होता है? तो लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा, जहां से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कुछ अमाउंट वो रख लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ज्यादातर अमाउंट जो है वो बाहर चला जाता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं टू मेक देयर ओन फूड। तो बाय फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं बाहर, और कुछ ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स। रात को देर इज नो फोटोसिंथेसिस, इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है, डिफ्यूजेस इन, और CO2 जो है वो स्टोमेटल सेल से कहां चली जाती है? बाहर चली जाती है। तो दिन के टाइम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं, रिलीज करते हैं, लेकिन रात को प्लांट्स उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 जो है वो क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो नेट गैसेस एक्सचेंज अगर हम लीव्स में देखें तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट। रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होता है? काफी डिफरेंट होता है एनिमल्स का रेस्पिरेशन, क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो अपने स्किन का इस्तेमाल करते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। और इंसेक्ट जो होते हैं वो किन का इस्तेमाल करते हैं? स्पैरिकल्स या ट्रैकिया का गैसियस एक्सचेंज के लिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स, दैट इज फिशेस। तो फिशेस के पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो क्या होता है? गिल्स। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, जो फिशेस अपने माउथ से वाटर को क्या करती है? इनटेक। ये वाटर ऑक्सीजन वाला उनके गिल्स के पास जाता है, और गिल्स क्या करते हैं? इस वाटर से ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर देते हैं उनके ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला गया थ्रू गिल्स, और साथ ही में वो इस ब्लड को ट्रांसफर करते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। इन्हीं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जब वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चली जाती है, और यही ब्लड वो कहां ले जाते हैं? गिल्स के पास। तो गिल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्लड को दे देते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जो वाटर में वो डिसॉल्व करके बाहर फेंक देते हैं। रेस्पिरेशन ह्यूमंस के अंदर, तो वी हैव अ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर नोज है, जिसके अंदर हमारे पास
नेसल पैसेज है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है और क्या है, लंग्स। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ये सारी लेबलिंग जो है, ठीक है ना, अब आप इसके अंदर 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गई 6। तो आपको लेफ्ट और राइट लंग मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक ही लंग जो है वो मार्क कर सकते हैं। तो नोज के अंदर 2 होल्स होते हैं जहां पे नेसल कैविटी होती है, जो आगे जाके नेसल सेप्टम मतलब इंप्योरिटीज को इकट्ठा करके वहीं पे सेप्टम में बदल देता है। ये फाइन हेयर्स जो होते हैं इंप्योरिटीज को म्यूकस में बदल देते हैं। यहीं से एयर हमारी फिल्टर भी हो जाती है, थोड़ी सी पहले से वार्म भी हो जाती है, थोड़ा बहुत पानी भी आ जाता है तो ये नरम भी हो जाती है। तो मतलब मेन कंडीशनिंग जो है हमारी एयर का वो नोज में ही हो जाता है। वहां से एयर जो है वो ट्रैवल करती है फेरिंक्स पे। ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड और किसके लिए, एयर के लिए। तो आगे जाके क्या होता है, एक मेम्ब्रेन कॉल्ड ग्लॉटिस जिसके साथ अटैच होता है एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री इनटू ट्रैकिया। तो ये एक कवरिंग होती है जो फूड पार्टिकल्स को ट्रैकिया के अंदर जाने नहीं देती। अदरवाइज विंड पाइप में अगर फूड पार्टिकल चला जाए तो बहुत इश्यू हो जाता है, चोकिंग हो जाती है। तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर, ये रहा एपिग्लॉटिस, ठीक है, जो फूड को यहां जाने देता है, इसको इस साइड पर आने नहीं देता। ट्रैकिया इज अ विंड पाइप, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो विंड पाइप के साथ हमारे अटैच होते हैं। ये कार्टिलेज की बनी होती है। इसके अपर एंड में वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जो लारिंक्स के साथ फिक्स्ड होता है। ये आगे जाके डिवाइड होता है ब्रोंकाई के अंदर, जो लेफ्ट और राइट लंग के पास चले जाते हैं। लंग्स ये थोरैकिक कैविटी में प्लेस्ड होता है, डायफ्राम होता है इसके पास कवरिंग के लिए, और एक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है प्लूरा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लूरल कैविटी होती है, वहां पे ये मेम्ब्रेन अटैच होती है। तो इट इज प्लेस्ड इन अ बोनी बॉक्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिब केज। तो ब्रोंकस जो होता है उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है। और स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, टाइनी एयर सैक्स, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, जो मिलियंस ऑफ नंबर्स में होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं। ये इसलिए होते हैं इस शेप के अंदर क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि मैक्सिमम गैसेस का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। तो walls of alveoli are very thin, they are richly supplied with blood vessels, ठीक है, दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। एंड एवरेज ब्रीदिंग रेट एक अडल्ट मैन का कितना होता है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट जब वो रेस्ट पे होता है। हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम कर देती है, जिसकी वजह से इंसान को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी एंड पर्सन लुक पेल्स, ऐसे इंसान होते हैं एनीमिक। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए बेस्ड ऑन जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कुछ पूछना हो